तांत्रिक श्यामदास ने तो कह दिया कि सांझिका की आत्मा को इंसाफ चाहिए, पर डॉक्टर आर्या और प्रधान जी की ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ये इंसाफ मिलेगा कैसे। दोनों घबराए हुए चुपचाप बैठे सोच में डूबे हैं। हॉस्पिटल बंद होने की वजह से गांव वालों का इलाज रुक गया है। प्रधान जी के घर के बाहर बीमार लोगों की भीड़ खड़ी है और डॉक्टर आर्या वही उनका इलाज करने की कोशिश में लगी है। डॉक्टर साहिबा, मुझे भूख ही नहीं लगती, क्या करूं? अरे, मुझे बहुत भूख लगती है, अपना खाना मुझे दे दिया करो। कमाल है, सारा गांव भूत से परेशान है और तुम भूख से। डॉक्टर साहिबा, मुझे नींद में चलने की बीमारी है। कभी कभी नींद में पड़ोसी के घर पहुंच जाता हूँ। इस चक्कर में कई बार पिट चुका हूँ। बस एक बात का ध्यान रखना, नींद में कभी हॉस्पिटल की तरफ मत चल देना, वरना सांझिका हमेशा के लिए सुला देगी। तभी रमेश अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए दौड़ता हुआ आता है। डॉक्टर साहिबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए, बहुत तेज बुखार है इसे। ये देखकर डॉक्टर आर्या जैसे ही वो स्टेथोस्कोप हाथ में लेती है, वहाँ सांझिका का भयानक साया प्रकट हो जाता है। डॉक्टर साहिबा, मेरे छोटे बच्चे को बचा लो, प्लीज बचा लो। सांझिका का वो डरावना रूप देखकर प्रधान और गांव के लोग डर के मारे भाग खड़े होते हैं, पर डॉक्टर आर्या के पैरों में जैसे कोई बंधन बंध गया हो, वो भाग नहीं पाती। सांझिका उसकी जान लेने ही वाली होती है कि तभी तांत्रिक श्यामदास वहां आ जाते हैं और अपनी भभूत के बलबूते सांझिका को रोक देते हैं। सांझिका वहां से गायब हो जाती है। सिर्फ अस्पताल नहीं, पूरे गांव पर सांझिका का खौफनाक साया मंडरा रहा है। वो जहां भी डॉक्टर को देखेगी उसके पास चली जाएगी। बाबा, इस सांझिका के साये से बचने का कोई उपाय बताइए। एक ही तरीका है, सांझिका को न्याय दिलवाना होगा। बाबा, आप बार बार कहते हैं सांझिका को न्याय दिलवाओ, न्याय दिलवाओ, लेकिन सांझिका कहती है मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं किस किस को न्याय दिलवाऊं? सांझिका की आत्मा इस गांव से बंधी हुई है। उसका गुस्सा, उसका दर्द उसे मुक्ति नहीं लेने दे रहा। उसे न्याय दिलाओ। पर बाबा, न्याय कैसे दिलवाऊं? सांझिका अपने बेटे का इलाज करवाने आती है, पर उसकी गोद में कोई बच्चा दिखता ही नहीं। हाँ तांत्रिक जी, आखिर इस सांझिका का सच है क्या? सांझिका का सच सिर्फ डॉक्टर गोपाल ही बता सकता है। ये डॉक्टर गोपाल कौन है? 10 साल पहले जब सांझिका ने हॉस्पिटल में खुदकुशी की थी, तब हॉस्पिटल का इंचार्ज डॉक्टर गोपाल था। फिर उसका तबादला हो गया, अब वो बेनीपुर में है। प्रधान जी तुरंत डॉक्टर गोपाल को बुलावा भेजते हैं। डॉक्टर गोपाल को ये बिल्कुल नहीं पता कि उधमपुर गांव अब सांझिका के खौफनाक साए के नीचे कांप रहा है। वो दिन में अपने हॉस्पिटल का काम निपटाकर रात को प्रधान जी से मिलने उधमपुर पहुंच जाते हैं। रात का सन्नाटा है, हवा में एक सरसराहट सी है, जैसे कोई रूह कांपते हुए सिसकियां ले रही हो। डॉक्टर आर्या, प्रधान जी और तांत्रिक सांझिका के सच को जानने के लिए डॉक्टर गोपाल से बात कर रहे हैं। बताइए प्रधान जी, इतने सालों बाद मुझे कैसे याद किया? डॉक्टर साहब, पूरा गांव सांझिका की आत्मा के खौफ से परेशान है। जो भी डॉक्टर इस गांव में आता है वो उसे मार डालती है। क्या सांझिका की आत्मा? हाँ, मैं भी कल मौत के मुंह से बाल बाल बची हूँ। तो इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, हमें सांझिका का सच जानना है ताकि हम उसे इंसाफ दिलवा सके। उसका सच यही है कि उसका बेटा बीमार था। मैंने पूरी कोशिश की पर उसे बचा नहीं सका। बेटे की मौत का सदमा वो सह नहीं सकी और हॉस्पिटल में ही खुदकुशी कर ली। डॉक्टर गोपाल के ये बोलते ही हवा ठंडी हो जाती है। कहीं से एक औरत की सिसकियां सुनाई देने लगती हैं। सांझिका एक भयानक रूप में वहां प्रकट हो जाती है। झूठ, ये सब झूठ बोल रहा है। यही है मेरे बेटे का कातिल। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। सांझिका डॉक्टर गोपाल को मारने के लिए दौड़ती है, पर तभी तांत्रिक अपनी भभूत उस पर फेंक देता है और सांझिका का साया हवा में गायब हो जाता है। डॉक्टर गोपाल डर के मारे वहां से भागने लगता है। डॉक्टर साहब, सच बोल दो, वरना सांझिका तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। हाँ डॉक्टर साहब, सांझिका का सच बताओ ताकि हम उसे इंसाफ दिलवा सकें। वो हर डॉक्टर के पास अपने मरे बेटे को लेकर इलाज करवाने आती है।
उसके बेटे का सच क्या है? सच ये है कि उसका बेटा मरा नहीं, वो जिंदा है। क्या? हाँ, मैं आप लोगों को पूरी कहानी बताता हूँ। एक दिन सांजिका अपने बेटे अमर को लेकर हॉस्पिटल आई थी। डॉक्टर साहब, मेरे छोटे बच्चे को बचा लो, इसे बहुत तेज बुखार है, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। मुझे लालच आ गया था। मैं सांजिका से ज्यादा पैसे ऐंठना चाहता था। मैंने कहा कि अमर की तबीयत बहुत खराब है, इलाज में बहुत खर्च आएगा। डॉक्टर साहब, आप बस इलाज शुरू करो, जो भी खर्चा होगा मैं गांव वालों से उधार लेकर दे दूंगी। लेकिन गांव वालों ने सांजिका को पैसे नहीं दिए। साहब, अभी पैसे का इंतजाम तो नहीं हो सका, पर मेरे छोटे को बचा लो, मैं कहीं से भी पैसे का जुगाड़ कर लूंगी। मेरे दिल में पैसों का लालच घर कर गया था। मैंने अमर को बेहोशी की हालत में एक तस्कर गिरोह को बेच दिया। वो बच्चों को गैर कानूनी तरीके से बेचता था और सांजिका से झूठ कह दिया कि उसका बेटा मर गया। वो इस सदमे को सह नहीं पाई और हॉस्पिटल में ही उसने खुदकुशी कर ली। अब अमर कहाँ है? हमें उसे ढूंढना होगा। मैंने अमर को बेकाबू बंदर तस्कर गिरोह के हाथों बेच दिया था। मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। ये लोग अमर को ढूंढने निकलते हैं। डॉक्टर गोपाल बेकाबू बंदर तस्कर गिरोह के मालिक से मिलता है, जो बताता है कि अमर चंदन नगर के सिग्नल पर भीख मांगता हुआ मिलेगा। ये लोग चंदन नगर के सिग्नल पर पहुंचते हैं। साहब, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। बेटा, आज मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूँ। पर अंकल, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। बस मुझे माफ कर दे बेटा। बेटा, तू हमारे साथ चल, अपनी माँ से मिलने। तांत्रिक गोपाल, आर्या और प्रधान जी अमर को लेकर गांव वापस पहुंचते हैं। तांत्रिक जी, सांजिका को न्याय दिलाने का वक्त आ गया है, उसका आह्वान कीजिए। वो आह्वान से नहीं आएगी। तो गांव के लोगों का इलाज शुरू करो, वो खुद ही तुम्हारे पास चली आएगी। गांव में प्रचार करवा दिया जाता है कि हॉस्पिटल फिर से खुल गया है। डॉक्टर साहिबा सबका इलाज करेंगी। सारे बीमार लोग हॉस्पिटल पहुंचने लगते हैं। जैसे ही आर्या इलाज शुरू करती है, सांजिका का भयानक साया वहां प्रकट हो जाता है। डॉक्टर साहिबा, मेरे छोटे बच्चे को बचा लो। कौन है तुम्हारा बेटा? मेरे अमर को बचा लो। अमर! अमर सांजिका के सामने आता है। ये रहा तुम्हारा बेटा अमर, जो बिल्कुल ठीक है। सांजिका अपने बेटे को देखती है। उसके दिल में एक अजीब सी ठंडक सी उतरती है। अपने बेटे अमर को प्यार करती है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी कायम है। तुम लोगों की वजह से मैं अपने बेटे से बिछड़ गई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सांजिका आर्या को मारने के लिए दौड़ती है, पर तभी डॉक्टर गोपाल बीच में आ खड़ा होता है। आर्या और दूसरे डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। जो भी सजा देनी है मुझे दो। मैंने ही पैसों के लालच में तुम्हारे बेटे को तस्कर गिरोह को बेच दिया था और तुमसे झूठ कह दिया था कि तुम्हारा बेटा मर गया है। जो भी सजा देनी है मुझे दो। सांजिका की आंखों में गुस्सा भड़कता है। वो डॉक्टर गोपाल की तरफ देखती है और उसे लेकर एक झटके में हवा में गायब हो जाती है। अमर वहां से जाने लगता है। बेटा, तुम कहां जा रहे हो? अब तुम यहीं इसी गांव में रहोगे मेरे पास और पढ़ाई करोगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसे न्याय मिलते ही उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। गांव के लोग खुशी से झूम उठते हैं। डॉक्टर आर्या सभी बीमारों का इलाज शुरू करती है और हर हफ्ते एक दिन मुफ्त मेडिकल कैंप लगाती है, जहां गरीबों का इलाज होता है। रात के 8 बजे का समय था। राजन यादव अपने बंगले के गार्डन में टहल रहा था कि तभी उसे एक पेड़ के पीछे परछाई नजर आई। कौन है वहां पर? मगर वहां से कोई जवाब नहीं आया। मैं पूछता हूं, कौन है वहां पर? इतना कहकर राजन तेज कदमों से उस पेड़ के पास चला गया, मगर सामने का दृश्य देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उस पेड़ के पीछे खड़ी एक सुंदर लड़की राजन को अजीब सी नजरों से देख रही थी। तुम तो मेरी नर्स हो। तुम इस समय मेरे गार्डन में क्या कर रही हो? देखो, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और मैंने तुम्हारा सारा पेमेंट भी कर दिया है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। एक नर्स भी अपने पेशेंट के बारे में वो सब कुछ जानती है।
जो एक पत्नी अपने पति के बारे में जानती है। अगर मैंने तुम्हारी पत्नी को बता दिया कि तुम मुझे किन नजरों से देखा करते थे, तो तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारा क्या हाल करेगी? समझ गया, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, देखो, मुझे ब्लैकमेल करने की सोचना भी मत। तुम मुझे जानती नहीं हो। नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही, बल्कि मैं तो तुम्हें वो सब कुछ करने का निमंत्रण दे रही हूँ जो तुम मेरे साथ अपने ख्यालों में किया करते थे। तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। दरअसल मैं हर किसी लड़की की ओर आकर्षित नहीं होता, लेकिन तुम्हारे अंदर बात ही कुछ अलग है। ऐसी क्या बात है मेरे अंदर? तुम्हारा चेहरा किसी से बहुत मिलता जुलता है। सच बताऊं तो तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। राजन नर्स को मक्कारी से देखने लगा। दरअसल राजन एक अय्याश किस्म का व्यक्ति था। राजन उस नर्स के पास आने ही वाला था कि तभी उस नर्स का चेहरा और शरीर एक अधजली हुई लाश में परिवर्तित हो गया। उसके चेहरे और हड्डियों का मांस लटकने लगा। उसकी आंखें पीली हो गई और राजन बुरी तरह से चीखने लगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे शरीर में आग लग गई है, कोई है, मुझे बचाओ। वो नर्स राजन को देखकर भयावह अंदाज में मुस्कुराती हुई वहां से गायब हो गई। इस घटना के 1 महीने बाद दिशा तेज कदमों से रोड पर चल रही थी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। कौन है? उसके सामने एक सुंदर लड़की खड़ी थी। कौन हो तुम? क्या इतनी देर से तुम ही मेरा पीछा कर रही थी? नहीं तो मैं तो अभी अभी तुम्हारे सामने आई हूँ, लेकिन कुछ सेकंड्स पहले तो यहाँ पर कोई नहीं था। मैंने देखा तुम बहुत घबराई हुई थी, शायद इसी वजह से तुम मुझे देख नहीं पाई। वैसे तुम इतनी रात में रोड पर अकेली कहाँ जा रही हो? ओ मैडम, अपने काम से काम रखो। रास्ते में अचानक से मेरी कार बंद हो गई और मेरे डैडी की तबीयत खराब है। यहीं पास में ही मेरा घर है। इतना कहकर दिशा तेज कदमों से अपने घर आ गई। घर पहुंचते ही उसकी माँ अर्चना दिशा से बोली, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, आखिर आने में इतनी देर क्यों हो गई? तुझे पता है ना कि तेरे पिताजी को जब तक वो मेडिसिन ना मिले तब तक उन्हें आराम नहीं मिलता। माँ, आप मुझे सांस तो लेने दीजिए। मेरी कार रास्ते में अचानक बंद पड़ गई। मैं इतनी दूर से पैदल ही आई हूँ और आते आते ही आपने सुनाना शुरू कर दिया। जा, जल्दी से अपने पिताजी को ये दवाई देकर आ। अपनी माँ की बात सुनकर दिशा अपने पिता के कमरे में चली गई। उसके पिता राकेश यादव शायद उसका ही इंतजार कर रहे थे। बेटी, आ गई तुम? लाओ, जल्दी से वो दवाई की शीशी मुझे दे दो। दिशा ने दवाई की शीशी अपने पिता को पकड़ा दी। तुम सो जाओ बेटी। रात के 11 बज चुके थे। दिशा अपनी बैल्कनी में किसी गहरी सोच में थी कि तभी उसने देखा कि वही सुंदर लड़की उसके घर के दरवाजे थी। दिशा बाहर आ गई। तुम यहाँ कैसे? तुम तो वही हो ना जो कुछ घंटे पहले मुझे रोड पर मिली थी? तभी दिशा की माँ अर्चना भी बाहर आ गई। क्या तुम इस लड़की को जानती हो? हाँ माँ, ये कुछ घंटों पहले मुझे रोड पर मिली थी। कौन हो तुम? मेरा नाम दिव्या है और मैं बेरोजगार हूँ। मेरा इस शहर में कोई भी नहीं है। इससे पहले तुम क्या करती थी? मैं एक नर्स थी। मेरे पति ने मुझे तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। क्या मुझे आपके घर पर कोई काम मिल सकता है? प्लीज मना मत कीजिएगा, मैं काफी दिनों से भूखी भी हूँ। दिव्या की बात सुनकर अर्चना का दिल पसीज गया। वो दिव्या को लेकर अपने पति के कमरे में गई। राकेश उस समय जाग रहा था। हमें वैसे भी एक नर्स की जरूरत थी। तुम अभी से ही अपनी ड्यूटी निभाना शुरू कर दो। कमरे में सारी मेडिसिन और जरूरत की चीजें मौजूद है। और याद रखना, हमारे घर के एक एक रूम में 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो यहाँ से पुलिस स्टेशन सिर्फ थोड़ी ही दूर है। ये क्या माँ, इसके बारे में कुछ जाने बगैर ही आप इसको नर्स कैसे रख सकती हैं? दिशा, देखो ना, शक्ल से कितनी भोली मालूम होती है और अच्छे परिवार की भी मालूम होती है। और वैसे भी अब मुझसे रात में जागा नहीं जाता।
इतना कहकर अर्चना सोने चली गई और दिशा भी अपने कमरे की ओर चली गई। अजीब बात है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि तुम्हें कहाँ देखा है। अच्छा, वो क्या है कि जब से मेरे दोस्त राजन की मौत हुई है तब से मैं कुछ डिप्रेशन में रहने लगा हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे अल्जाइमर की शिकायत भी होती जा रही है। मुझे कुछ बातें, कुछ चेहरे कभी कभी याद ही नहीं रहते। अभी तुम इतने बूढ़े भी नहीं हुए हो गोलू कि तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर हो जाए। इस नाम को तुम कैसे जानती हो? ये नाम तो मेरे बचपन का नाम है जिसे सिर्फ मेरे माता पिता और वो जानती थी। मुझे गौर से देखो राकेश, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। दिव्या की बात सुनकर राकेश दिव्या को गौर से देखने लगा। अचानक राकेश के दिमाग में एक धमाका हुआ। ये असंभव है, तुम जीवित कैसे हो सकती हो? तुम्हें तो मरे हुए 20 साल से ज्यादा हो गए। राकेश ने इतना कहा ही था कि तभी दिव्या का चेहरा और शरीर एक अधजली लाश में परिवर्तित हो गया। वो अपनी पीली आंखों से राकेश को घूरने लगी। अचानक उसकी पीली आंखों से आग की लपटें निकलने लगी। कुछ ही क्षणों में राकेश के शरीर में आग लग गई। कोई है? मुझे बचाओ, मेरे शरीर में आग लग गई है। कोई है? बचाओ मुझे। मगर राकेश बहुत जल्द एक अधजली लाश में परिवर्तित होकर फर्श पर गिर पड़ा और दिव्या धुआं बनकर वहां से गायब हो गई। राकेश की चीख सुनकर अर्चना और उसकी बेटी दिशा कमरे की ओर आ गई। मैंने आपसे मना किया था, मगर आपने उसे बगैर आइडेंटिटी के नर्स अपॉइंट कर लिया। वो यहाँ से गायब है। जरूर वही मेरे पापा को जलाकर भाग गई। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? मैंने किसको अपॉइंट किया था? अपनी माँ की बात सुनकर दिशा अचंभित होकर अपनी माँ को देखते हुए बोली, आपको क्या हो गया है माँ? आपको कुछ भी याद नहीं है? नहीं बेटी, मुझे कुछ भी याद नहीं। इतना कहकर दिशा की माँ बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अगले दिन राकेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने उस नर्स की बहुत तलाश की, मगर उस दिन के बाद से उस नर्स का कोई पता नहीं चला। दिशा थाने में जाकर एक पुलिस वाले से गुस्से में बोली, कैसे पुलिस वाले हैं आप? अभी तक मेरे पिता की हत्यारों को ढूंढ नहीं पाए आप? देखिए मैडम, आपके किसी भी सीसीटीवी कैमरे में हमें कोई भी लड़की दिखाई नहीं दी। हम आपकी बात कैसे मान लें? तो क्या मैं ये मान लूं कि पुलिस अब इस मामले में कुछ नहीं कर सकती? मैडम, जब कोई लड़की वहां पर थी ही नहीं तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है? और अगर एक बार के लिए आपकी बात मान भी लेते हैं कि वहां पर कोई लड़की थी, तब भी इसमें गलती आपकी ही है मैडम। अरे कोई ऐरी गैरी लड़की रात के 11 बजे आपके दरवाजे पर आकर बोलती है कि वो नर्स है और आप उसे काम पर रख लेती हैं। उस लड़की को काम पर मैंने नहीं, मेरी माँ ने रखा था। लेकिन हमने तुम्हारी माँ से पूछताछ की है, वो तो इस बात से साफ साफ इनकार कर रही है। यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब कि कुछ तो रहस्य जरूर है। देखिए, आप यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। दिशा पैर पटकती हुई अपने घर आ गई। रो मत बेटी, ईश्वर को यही मंजूर था। 1 महीने पहले ही तुम्हारे पिताजी के बचपन के दोस्त राजन की मौत भी कुछ इसी तरह से हुई थी। आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती बेटी, जब से उनके दोस्त की मौत हुई थी तब से ही वो डिप्रेशन में रहने लगे थे। पापा के और कितने दोस्त थे माँ? तुम्हारे पिताजी के बचपन के 2 ही दोस्त थे, जिसमें से राजन यादव की रहस्यमयी स्थिति में मौत हो गई। अब उनका सिर्फ एक ही दोस्त बचा है, निरंजन, जो उनके अंतिम संस्कार में नहीं आया। अपनी माँ की बात सुनकर दिशा गहरी सोच में डूब गई और अपने पिता के कमरे में जाकर कुछ छानबीन करने लगी कि तभी उसकी नजर बक्से के अंदर रखे हुए एक फोटो पर पड़ी।
उस फोटो में उसके पिताजी के तीनों दोस्त, जो कि किशोर अवस्था में थे, एक लड़की के साथ नजर आ रहे थे। ओह माय गॉड, इस फोटो में तो वही नर्स है जो मुझे रात के समय पिताजी की मौत वाले दिन रोड पर मिली थी और रात के समय नर्स बनकर हमारे घर आई थी। अगर पिताजी इसको पहले से जानते थे तो उन्होंने हमें उस समय बताया क्यों नहीं? आखिर ये क्या रहस्य है? दिशा के दिमाग में सोच का बवंडर चल उठा। पिताजी के बचपन का सिर्फ एक ही दोस्त बचा है, निरंजन। इसका मतलब अगला नंबर शायद उसी का है। इस लड़की के बारे में मुझे वहां जाकर पता करना चाहिए। वही बता सकते हैं कि आखिर ये नर्स है कौन। दिशा निरंजन यादव के घर का पता मालूम करते हुए रात के समय वहां पर पहुंच गई। दिशा को इतनी रात में देख निरंजन की पत्नी चौंकती हुई बोली, कौन हो तुम? मेरा नाम दिशा है। निरंजन जी मेरे पिता के बचपन के दोस्त हैं। अंदर आओ बेटी। दिशा अंदर चली गई। तुम्हारे पिता की मौत के बारे में सुनकर इन्हें इतना अफसोस हुआ कि ये उस दिन के बाद से होश में ही नहीं आए। बस इनकी सांसें चल रही है। हमने घर पर ही इनके लिए एक नर्स अपॉइंट कर रखी है। भला हो उस बेचारी नर्स का जो इनकी बहुत देखभाल करती है। नर्स का नाम सुनकर दिशा ने चौंकते हुए अपने पर्स से एक तस्वीर निकालकर निरंजन की पत्नी को देकर कहा, कहीं वो नर्स यही तो नहीं है? निरंजन की पत्नी उस तस्वीर को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, हाँ यही नर्स है। क्या तुम इसे जानती हो? ये नर्स मौत की नर्स है माँ जी। जिस रात मेरे पिताजी की मौत हुई उस रात यही नर्स उनकी देखभाल कर रही थी। पिताजी की मौत के बाद फिर ये कहीं नहीं मिली और यहाँ आते हुए मैं राकेश जी के घर भी गई थी। उनकी पत्नी ने भी मुझे बताया कि कुछ वक्त पहले जब राकेश जी बीमार चल रहे थे तब उनकी देखभाल भी यही नर्स कर रही थी। दिशा ने इतना कहा ही था कि तभी निरंजन यादव की जोरदार चीख दिशा और उसकी पत्नी के कानों में टकराई। दिशा चीख की दिशा में दौड़ते हुए निरंजन के कमरे में पहुंच गई। सामने का दृश्य देखकर दिशा की आंखें डर से फैल गईं। दिशा के सामने एक अधजली स्त्री अपनी पीली आंखों से निरंजन को घूर रही थी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी और निरंजन का शरीर जलकर कोयला बन चुका था। कौन हो तुम? तभी वो अधजली भयानक दिखने वाली स्त्री एक सुंदर नर्स में परिवर्तित हो गई। मैंने तुम्हें एक तस्वीर में देखा है, लेकिन वो तस्वीर तो काफी पुरानी है। तुम्हें तो अब तक बूढ़ी हो जाना चाहिए था। आखिर हो कौन तुम? मैं एक ऐसी अभागी हूँ जिसे 3 वहशी दरिंदों ने नोच नोच कर अपनी हवस का शिकार बनाया था। अरे निरंजन यादव और राजन यादव को तो मैं जानती भी नहीं थी। मैं तो सिर्फ तुम्हारे पिता राकेश को जानती थी, क्योंकि मैं बचपन से उसे पसंद करती थी। सिर्फ मैं ही थी जो राकेश को गोलू कहकर बुलाया करती थी। जिस दिन मुझे पहले दिन नर्स की नौकरी मिली थी, उस दिन मैंने सोचा कि मैं राकेश से अपने प्यार का इजहार कर दूंगी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि राकेश इंसान के रूप में एक दरिंदा है। उसने मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाकर अपने दोनों दोस्तों को मुझे सौंप दिया। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही और मैंने अपने शरीर पर तेल छिड़क कर आग लगाकर आत्महत्या कर ली। इतना कहकर वो नर्स वहां से गायब हो गई।